हम अपनी हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन कर रहे हैं हिंदी का क्लास 10th अध्याय 12 यशपाल। इनकी ये रचना है लखनवी अंदाज। ये लखनवी अंदाज जो है व्यंग पे आधारित है। इन्होंने व्यंग किया है, जो सब बनावटी जीवन शैली जिसकी होती है उस पर इन्होंने व्यंग किया है कि जो सामंती वर्ग होते हैं उनका रहन सहन कैसा होता है, कितने बनावटी होता है, उस पर इनका ये कटाक्ष है। तो आज हम देखते हैं लखनवी अंदाज। इसे हम आराम से पढ़ेंगे, पूरी व्याख्या समझेंगे, एक एक लाइन का व्याख्या समझते हुए हम इसे पढ़ेंगे और बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं लखनवी अंदाज। सुबह की नमस्कार कुछ धमाकेदार तरीके से कॉन्सेप्ट जानते हुए कुछ मज़ेदार तरीके से आज स्टडी विद फन करते हैं। जब पेपर में 1 नंबर उसका मिल जाएगा तब मज़ा आएगा। ये आपको प्योर ट्रिक पे रहेगा और परीक्षा की तबाही मचाते हैं। तो पहले मैं इसकी कुछ लाइनें पढ़ती हूँ, फिर उसे मैं व्याख्या करती हूँ। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावले में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ जो यशपाल जी हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो यात्रा करना चाहते हैं। मुफस्सिल, यहाँ मुफस्सिल का अर्थ होता है नगर के इर्द गिर्द का स्थान। मतलब उन्हें दूर नहीं जाना था, नगर में ही कहीं जाना था। इसलिए आप देखते हैं ना, कहीं राजधानी एक्सप्रेस मतलब हमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना है तो लेकिन जो पैसेंजर होती है वो एक ही क्षेत्र में चलती है, आसपास की जगह आपको ले जाती है। तो मुफस्सिल का अर्थ आपको समझ में आया कि नगर के इर्द गिर्द का जो स्थान होता है उसे मुफस्सिल कहते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन चलने के तौले में फुंकार रही थी, मतलब अब निकलने ही वाली थी पैसेंजर ट्रेन और सीटी दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने में दाम अधिक लगता है। उन्होंने सोचा कि भाई सेकंड क्लास में जाने में दाम अधिक लगता है, लेकिन वो लेखक हैं, उन्हें खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना था और एकांत में कहानी के बारे में सोचने का उन्हें समय मिलता। और बाहर के प्राकृतिक दृश्य जो होता है, खिड़की आप ट्रेन में बैठिए तो लगता है बाहर की जो दृश्य हैं चलते हुए लगते हैं, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। आप समझिए इसे। हुआ यूँ कि गाड़ी, बस मैंने कहा फुंकार रही थी, सीटी दे रही थी, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को, सेकंड क्लास का जो डिब्बा था उन्हें खाली लगा कि हाँ ये खाली होगा। वे दौड़कर उसमें चढ़ गए और देखा क्या कि उन्होंने जो अनुमान किया था, जो अंदेशा था उन्हें, उसके प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार के बैठे हुए थे। तो लेखक आगे बताते हैं कि वहाँ एक बर्थ का अर्थ होता है सीट, पर लखनऊ नवाबी, मतलब लखनऊ के लोगों को क्या कहते हैं, लखनऊ के नवाब बोलते हैं। और नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो देखते हैं ट्रेन में घुस के क्या देख रहा है लेखक कि मैं तो जिसे खाली समझ रहा था वहाँ तो पहले से एक जन मौजूद हैं और वो पालथी मारकर, पालथी का अर्थ होता है कि पैर पे पैर चढ़ाकर बैठना, पालथी मारकर बैठे हुए थे और वो बहुत भद्र नज़र आ रहे थे, भद्र पुरुष नज़र आ रहे थे, सज्जन नज़र आ रहे थे कि बहुत अमीर हैं और उनका नवाबी अंदाज ही अलग है। तो फिर आगे देखते हैं। सामने 2 ताजे चिकनी खीरे तौलिए पर रखे थे। तो लेखक देखता है कि एक सफ़ेद तौलिया बिछा हुआ था और उस पर 2 चिकने खीरे एकदम साफ सुथरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो आगे कहते हैं कि हमारे सहसा कूद जाने से, डिब्बा एकदम खाली था, वो बाहर देख रहे थे, अपने विचारों में मग्न थे, जो वहाँ पे सज्जन पहले से उपस्थित थे। लेकिन लेखक कहता है कि जब मैं आया तो मेरे जो वहाँ सज्जन बैठे थे उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा। वो लगा कि वो जो एकांत चिंतन कर रहे थे, जो आराम से ध्यान मग्न थे, उनमें उन्हें विघ्न लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। मतलब कि जो नवाब थे उन्हें लेखक का आना अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे पर असंतोष, मतलब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था उनके चेहरे को देख के कि लेखक आया, कोई और आ गया, उनको डिस्टर्ब हुआ। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हो।
तो लेखक यहाँ कह रहा है कि लेखक सोचा कि हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो कि भाई कहानी कैसे लिखनी है, क्या लिखना है। लेखक को लगा कि यह भी मेरी तरह लेखक हैं, इसलिए इतने चिंता मग्न थे, कुछ कहानी दिमाग में इनके बन रही होगी। और या फिर ऐसा ना हो तो ये हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक ने कहा कि अगर लेखक नहीं है ये, तो हो सकता है कि खीरे जैसी, अब नवाब हैं, खीरे जैसी तुच्छ चीज़ खाएंगे, इसका शौक मैंने इनको देख लिया करते हुए, तो उसके कारण संकोच में हो। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लें। यशपाल जी कहते हैं कि जो नवाब साहब वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने मुझसे हाय हेलो नहीं किया, कोई इंटरेस्ट, कोई उत्साह नहीं दिखाया कि भाई दो लोग सफ़र करते हैं तो आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं, हाँ आप यहाँ से, अच्छा आप भी यहीं से हैं, तो इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जो नवाब साहब थे वो तो अपने रुआब में थे, वो देखने के लिए माने उनसे बात करने के लिए, उनके साथ के लिए कोई उत्साह ही नहीं था। एकदम ऐसे ही कि भाई मैं तो नवाब साहब हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से आए हो। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। तो यशपाल जी कहते हैं जब मैंने देखा कि उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं ही क्यों देखूं, तो मैंने भी अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। आगे देखते हैं। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यह लेखक कहता है कि ठाली, ठाली का अर्थ होता है खाली, खाली बैठने की और कल्पना करते रहने की मेरी तो पुरानी आदत है। अब लेखक जो होते हैं वो कल्पना तो करते ही हैं, तो खाली बैठकर सोचना ये तो लेखक की पुरानी आदत है। और नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब बैठ के लेखक सोचने लगा कि इन्हें किस बात की असुविधा हुई होगी। आगे पढ़ते हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो यहाँ पे कहता है, लेखक बता रहे हैं कि संभव अपने, अब उनकी मन की कल्पना है ये, कि सोच रहे हैं कि इन्हें क्या असुविधा हुई, तो अपने मन में सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि नवाब साहब को भी मेरी तरह अकेले यात्रा करनी थी, और लेकिन और इसी किफ़ायत, मतलब किफ़ायत का यहाँ अर्थ होता है मितव्ययता, माने इसी मितव्ययता के विचार से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। अब नवाब साहब हैं, उन्हें तो जाना चाहिए था फर्स्ट क्लास टिकट से, लेकिन वो सेकंड क्लास का टिकट ले लिए हैं। तो फिर लेखक कहता है कि अब टिकट खरीद लिया है और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ अब मंजूर नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि शहर का कोई सफ़ेद पोश, मतलब कोई भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में, सेकंड क्लास दर्जे में सफ़र करते देख लिया। भाई वो तो नवाब साहब हैं, उन्हें सेकंड क्लास में कोई सफ़र करते देख लिया तो हो सकता है उन्हें अच्छा न लग रहा हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। तो लेखक अपने मन में अभी ये सब कल्पना ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हो सकता है नवाब साहब अकेले सफ़र में वक्त न कट रहा हो, इसलिए खीरे खरीद लिए हों। लेकिन अब किसी भद्र आदमी के सामने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु कैसे खाएं, हैं तो नवाब साहब, अब खीरा कैसे खाएं। अब आगे देखते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कब लेखक कहता है कि मैं कनखियों से, मतलब ऐसे होता नहीं है कि आप, कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है, आप थोड़ा सा उसे देखिए फिर आप उधर सिर हटा लिए। उसके बाद नवाब साहब कुछ देर गाड़ी से खिड़की के बाहर देख रहे थे और वो मने दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने में मस्त हैं। और उसके बाद नवाब साहब खिड़की से बाहर का जायज़ा ले रहे थे, गौर से देख रहे थे। फिर आगे पढ़ते हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो इसका व्याख्या समझते हैं। नवाब साहब ने कहा ओह। नवाब साहब ने सहसा माने अचानक लेखक को संबोधित किया। संबोधित मतलब हम किसी को बुलाएं राम श्याम, उसे संबोधन बोलते हैं।
तो नवाब साहब ने सहसा का यहाँ अर्थ हुआ अचानक हमें संबोधित किया, लेखक को संबोधित किया आदाब अर्ज। आदाब अर्ज क्या होता है? अभिवादन होता है। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? उन्होंने कहा जनाब का अर्थ होता है, जनाब मुस्लिम वर्ड है, इसका अर्थ होता है श्रीमान। और खीरे का शौक़ फरमाएंगे मतलब क्या आप खीरा खाना चाहेंगे? फिर आगे, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। अब समझते हैं। नवाब साहब का जो अचानक भाव परिवर्तन हुआ लेखक को अच्छा नहीं लगा। मतलब अभी तक तो उनकी तरफ देखना नहीं था, बात नहीं करना था लेखक से, अचानक से उनका भाव परिवर्तन हुआ और बोलने लगे कि आप भी खीरा खाएंगे। तो लेखक कह रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैंने भाप लिया कि आप अपने आप को ज़्यादा शरीफ समझ रहे हैं। मतलब शराफत की गुमान, गुमान का अर्थ होता है भ्रम। आप अपने आप को जो शराफत के गुमान में माने भ्रम में आप अपने आप को रखे हुए हैं और मुझे मामूली आदमी समझ रहे हैं और उसी में आप लथेड़ लेना चाहते हैं कि मैं मामूली हूँ, आप बहुत हाई फाई हैं। तो फिर आगे, शुक्रिया। लेखक ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने मैंने ऐसे पूछा, तो लेखक ने कहा शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। तो शुक्रिया का अर्थ होता है धन्यवाद, किबला का अर्थ होता है श्रद्धेय। एक किबला इनका पूज्य स्थल भी होता है मुसलमानों का, लेकिन यहाँ किबला का अर्थ है श्रद्धेय। लेखक ने कहा नहीं नहीं धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए श्रीमान, आप ही इसका शौक़ फरमाएं। आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तो नवाब साहब ने एक बार फिर ये नवाब साहब इसी दुविधा में रहे होंगे कि मैं ये कैसे खाऊं खीरा इनके सामने। तो फिर उन्होंने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया कि चलो अब खाते ही हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर अपनी खिड़की से बाहर देखा, गौर से देखा, उसके बाद दृढ़ निश्चय किया कि चलो अब खीरों को खाया जाए। उन्होंने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर उसके बाद सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। उन्होंने क्या किया कि सीट के नीचे उन्होंने एक लोटा रखा था, उसे उठाकर उसमें पानी लिया और खिड़की से हाथ बाहर करके लोटे से पानी से खीरा को धुला और उसे तौलिए से अच्छे से पोंछ लिया। फिर जेब से अपनी चाकू निकाला। अब फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब देखिए नवाब साहब क्या करते हैं। अब होता ये है कि दोनों खीरों के सिर काट देते हैं नवाब साहब, मतलब उसका साइड साइड से जो होता है सिर उसे काटा जाता है ताकि उसका तीखापन चला जाए। उसके बाद उसे गोद गोद के उसका झाग निकाला जाता है। जब झाग निकलता है तो उससे होता है कि उसका तीखापन कम हो गया। तो नवाब साहब ने यही किया, दोनों खीरों के सिर काट लिए और उसका झाग निकाल लिया। उसके बाद फिर खीरों को बहुत एहतियात, यहाँ एहतियात का अर्थ हो गया सावधानी से, बहुत सावधानी से छीलने के बाद उसके फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फांकों का अर्थ होता है टुकड़े। जैसे आप खीरा काटो उसे सीधे सीधे लंबे पे काट दो, उसके जितने टुकड़े उसे फांक बोलते हैं। करीने से मतलब अच्छे तरीके से तौलिए पर सजा दिया। अब आगे देखते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब लेखक बता रहा है कि लखनऊ स्टेशन की खास बात है कि वहाँ जो खीरे बेचने वाले होते हैं वो इसके इस्तेमाल का तरीका जानते हैं और ग्राहक को जीरा मिला नमक देते हैं और साथ में लाल मिर्च भी देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब यहाँ लेखक कहता है कि नवाब साहब जो कर रहे हैं उसका लेखक ने वर्णन किया है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से मतलब बहुत तरीके से अच्छे तरीके से खीरे के जो टुकड़े थे उन पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब होता है लाली। अब बुरकने का अर्थ होता है छिड़कना, मतलब नमक लाल मिर्च ये सब उस पर छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो इसे हम समझते हैं कि लेखक बताता है कि उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा मतलब उनके चेहरे पे भाव आ रहे थे और जा रहे थे। मतलब आप देखते हैं ना, भाव भंगिमा का अर्थ होता है कोई माथा सिकोड़ रहा है, नाक सिकोड़ रहा है, जो चेहरे पे भाव प्रकट होते हैं उसे भाव भंगिमा कहते हैं। और जबड़ों के स्फुरण मतलब हिलना होता है।
तो उनके चेहरे पे जो भाव आ रहे थे और जो जबड़े हिल रहे थे, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि उनके मुख में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। इसका अर्थ हुआ कि खीरे के रसास्वादन मतलब उसका रस का कल्पना करके उनके मुंह में पानी आ रहा था। प्लावित का अर्थ हो गया पानी आना, ठीक। तो उन क्या हुआ, अब भाई नवाब साहब थे और खीरा तो उन्हें खाना, अभी आप देखेंगे खाना नहीं है, और वो केवल उसकी कल्पना से उनके मुंह में पानी आ रहा था। उसमें नमक, काली मिर्च सब पड़ गया है, तो उसे सोच सोच के उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक क्या कह रहा है, मैं सोच रहा था कि ये जो मियाँ हैं बड़े रईस मतलब अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। भाई खीरा लिए हैं तो खाना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि शौक कीजिए मतलब खाइए आप भी, ये लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध बालम खीरा है। तो लेखक कहता है, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फागें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक कह रहा है कि अब भाई खीरे का मैं देख रहा हूँ कि नमक मिर्च सब छिड़क दिया गया है और उसका पानी लबालब, माने पानी वाली फाँक, पनियाती का अर्थ होता है पानी वाली फाँकें, उस फाँके टुकड़े मतलब पानी वाले टुकड़े देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन हम पहले ही मना कर चुके थे। तो मना कर चुके थे तो भाई बात कह चुके थे, तो आत्मसम्मान निभाना, निभाना का अर्थ मतलब निर्वाह करना ही उचित समझा। फिर आगे उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने कहा कि धन्यवाद, इस समय हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तलब का अर्थ होता है ज़रूरत, ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा का अर्थ यहाँ हो गया अमाशय, मतलब लीवर भी मेरा थोड़ा कमज़ोर है। किबला मतलब श्रीमान, आप ही शौक फरमाएं, आप ही खाएं। आगे देखते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब आगे देखते हैं कि नवाब साहब ने सतृष्ण, सतृष्ण मतलब लालसा भरी आंखों से, सतृष्ण का यहाँ अर्थ क्या हो गया, लालसा, लालसा भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग, संयोग मतलब मिलन, मतलब जो नमक मिर्च लगा हुआ खीरा था वो चमक रहा था, उसे एकदम लालसा भरी आंखों से देखते हैं। हाँ, फिर आगे देखते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, उसके बाद दीर्घ निश्वास लिया मतलब लंबी सांस छोड़ी। फिर आगे देखते हैं, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंदे। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अब आप देखिए कि जो नवाब साहब बैठे थे उनका नवाबी देखिए कि खीरे के एक फाँक को उठाया, खीरे के एक टुकड़ों को उठाकर होठ तक ले गए और उसके टुकड़ों को सूंघा, और उसका माने सूंघने से ही उन्हें उसका आनंद प्राप्त हुआ स्वाद का, और उस स्वाद के आनंद में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह में भर आए पानी का घुट गले से उतार लिया। अब कोई चीज़ आपको पसंद है, आप देखो अभी आप पानी पूड़ी याद करो तो मुंह में तुरंत पानी आ जाता है, और खाने को ना मिले तब तो और पानी आता है। तो इस तरीके से उनके मुंह में भी पानी उतर आया, लेकिन उसे गले से घुटक लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ा। अब फिर नवाब थे, नवाबी तो दिखानी थी कि भाई हम खीरा जैसी तुच्छ चीज़ें नहीं खाते हैं। फिर उन्होंने सूंघ लिया, उसके बाद उसका आनंद भी लिया स्वाद का, उसके बाद उन्होंने उसे बाहर भी फेंक दिया। तो नवाब साहब इस तरीके से सारे खीरे के टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। आगे पढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो लेखक बता रहा है कि नवाब साहब ने सभी खीरे के टुकड़ों को बाहर खिड़की के फेंक दिया और तौलिए से अपने हाथ साफ कर लिए, और गर्व से मतलब अब उन्हें घमंड है कि देखिए हम नवाब ऐसे ही होते हैं। इसी नवाबी पर ये व्यंग लिखा गया है, और मानो कह रहे हो यह है हमारा खानदानी रईसों का तरीका। आगे देखते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत।
समझते हैं आप। नवाब साहब ने खीरे के पीछे इतनी मेहनत की, छीला, काटा, सूंघा, फेंका, तो इससे वह बहुत थक गए और थक कर लेट गए। उसके बाद हमें तस्लीम में सिर खम कर लेटना पड़ा। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में। भाई नवाब साहब का ये नवाबी देख के हमें उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा। यहाँ सिर खम का अर्थ होता है सिर झुकाना पड़ा। और होता है कि यह ख़ानदानी नवाबों की यह ख़ानदानी तहजीब है। तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नज़ाकत, कोमलता। यही जो नवाबों की ख़ानदानी क्या है, शिष्टता है, स्वच्छता है और कोमलता है। आगे देखते हैं। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक कह रहा है कि हम सोच रहे थे, हम गौर कर रहे थे इस बात पे, हम ध्यान दे रहे थे कि खीरा इस्तेमाल अगर सुगंध से किसी की माने सुगंध लेना, कल्पना कीजिए कि आप उसके सुगंध से संतुष्ट हो सकते हैं। ये सूक्ष्म तरीका है। नफीस मतलब बढ़िया तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त है। एब्स्ट्रैक्ट का अमूर्त का मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, केवल सूंघ सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, सूक्ष्म तरीका है, बढ़िया तरीका है। लेकिन क्या उससे आपका पेट भर सकता है? उदर का अर्थ होता है पेट, तृप्ति का अर्थ होता है भरना। तो लेखक कह रहा है क्या उससे आपका पेट भर जाएगा सूंघने से खीरा? फिर आगे देखते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदा पर बोझ डाल देता है। अब नवाब साहब कहते हैं, समझ रहे हैं हम, कि नवाब साहब ने, अभी मैं ये बातें सोच ही रहा था कि क्या केवल सूंघने से पेट भरता है, तभी नवाब साहब ने एक ऊंची डकार ले ली और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, मतलब लेखक की तरफ देखकर नवाब साहब कहते हैं, खीरा लजीज मतलब स्वादिष्ट होता है लेकिन शकील होता है। शकील का अर्थ होता है आसानी से न पचने वाला। नामुराद मतलब कि नामुराद का अर्थ होता है कि अभागा। नामुराद का अर्थ होता है अभागा, मतलब कि खीरा इतना आसानी से पच नहीं पाता, अभागा। यह हमारे मैदा का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? मैदा का अर्थ होता है लीवर पर बोझ डाल देता है। तो आगे देखते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक कहता है भाई हमारे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब ज्ञान की आंखें खुल गईं और पहचाना कि ये है नई कहानी के लेखक। ऐसे भाई नई कहानी बन सकती है अगर खीरे के सुगंध से, स्वाद से, कल्पना, उसकी कल्पना से, स्वाद और सुगंध की कल्पना से पेट भर जाए और डकार आ जाए तो बिना विचार, हम तब कहानी लिखने के लिए इतने विचार क्यों करते हैं? कोई घटना का होना अनिवार्य क्यों है? पात्र का होना अनिवार्य क्यों है? केवल हम सोच लें और कहानी लिख जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये थी यशपाल की कहानी, लखनवी अंदाज। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और पसंद आया, समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।